अगर मैं बता दूं कि अगर आप जेई नीट में है, ठीक है, नीट और जेई का तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। विजय चौहान, गुड इवनिंग जी। और आप लोग ठीक है, तैयारी चल रही है अच्छे से? चलिए, अगर IIT जेई नीट में है तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो कोशिश करिए समझने की, ठीक है। और बहुत ही इजी टॉपिक है, बस थोड़ा समझते जाइए, ठीक। देखिए, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की ज़रूरत कब पड़ी, तो हमने बात किया था, ठीक है। तो हमने बात किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत। तो संयोजकता बंध सिद्धांत में क्या था, उसमें बताया गया था कि जो प्रबल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहे थे, है ना। यानी प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड में विभेद यानी अंतर क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में नहीं बता पाए थे। और उसके बाद जब उसके बारे में नहीं बता पाए तो चुंबकीय गुणों के बारे में भी नहीं बता पाए थे। उसके बाद रंग क्या होगा, रंगों की प्रकृति कैसी होगी, इसके बारे में भी वो नहीं बता पाए थे, ठीक है। उन सब का जो जवाब मिलने वाला है वो इस क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, ये कहना क्या चाहता है भाई, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, है ना, इसका प्रतिपादन यानी किसने इसको दिया था, तो बैथे ने दिया था और वान ब्लैक, बैथे तथा वान ब्लैक नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसे प्रतिपादित किया था, यानी ये खोजा था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अब कह रहा है इस सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु है, मेन पास्चुलेट हैं, वो क्या है भाई। तो पहला पॉइंट ये कह रहा, इस सिद्धांत के अनुसार संकुल में आबंध जो होते हैं, यानी बंध जो होते हैं, बॉन्ड जो होते हैं, वो पूर्णतः आयनिक होते हैं। कैसे होते हैं? कंप्लीटली आयनिक होते हैं। यानी जो इसमें उपसंयोजक यौगिक में कहा गया कि जो कॉम्प्लेक्स होता है, संकुल होता है, उसमें जो बॉन्ड होता है, बंध होता है, वो पूर्णतः कंप्लीटली आयनिक होता है। कैसा होता है? आयनिक होता है। तो कहेंगे अच्छा ठीक है, आयनिक यौगिक कैसे बनता है? सिंपल सा बात है कि आयनिक यौगिक जो बनता होगा, जैसे हमारे पास NaCl नमक है, तो Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, यही ना होता है, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। क्लियर बने? चलो ठीक। तो कहना क्या चाहते हो भाई, तो सिंपल सा ये बात है कि यहाँ पर Na क्या था? धातु था, और यहाँ पर जो धातु होगा वो कौन होगा, तो हम कहेंगे ये D ब्लॉक के तत्व होंगे, यानी संक्रमण तत्व होंगे। क्या होंगे? संक्रमण तत्व जो होंगे वो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, ठीक है। और ये जो Cl माइनस होगा वो अब यहाँ पर लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। बात है इसमें? तो अब यही बात आ रहा है कि इसका मतलब क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु जो होगा वो धनायन की तरह व्यवहार करेगा, और जो लिगेंड होंगे वो ऋणायन की तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन अब बात ये आया कि चलो ठीक है, अगर निगेटिव लिगेंड होगा, ऋणावेशित लिगेंड होगा, तो हम Cl माइनस कहेंगे, Br माइनस कहेंगे, Cn माइनस कहेंगे, है ना। चलो ठीक है, कह देंगे कि ये ऋणात्मक है। लेकिन अगर मान लो भाई विद्युत उदासीन लिगेंड आ जाए, तब क्या कहोगे? तो इन्होंने क्या किया था कि जो आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, विद्युत उदासीन लिगेंड होता है, उसको इन्होंने क्या माना, तो उदासीन लिगेंडों को इन्होंने बिंदु द्विध्रुव माना, यानी पॉइंट डाइपोल माना। बात आ रहा है इसमें? कैसे? देखिए, तो दूसरा पॉइंट जो है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसको नोट्स आप अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और इसका नोट्स आप बना सकते हैं। देखिए, दूसरा कह रहा है ऋणात्मक लिगेंड को बिंदु आवेश, यानी ऋणात्मक लिगेंड को क्या मान लिया गया? बिंदु आवेश मान लिया गया। जबकि अगर उदासीन लिगेंड है तो, जबकि उदासीन लिगेंड को बिंदु द्विध्रुव माना जाता है, जिसका कह सकते हैं ऋणात्मक सिरा धातु परमाणु की ओर होता है। किस ओर होता है भाई? सेंट्रल मेटल एटम, यानी केंद्रीय धातु परमाणु की ओर होगा। सिंपल सी बात है ना। तो कैसे दिखाना चाहता है ये, इसको देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास उदासीन यानी न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे हम लोग बात करें जल का, H2O है ना, तो H2O ऐसे होगा, ठीक है। अब इसमें अगर देखोगे तो इस पर जानते हैं कि हाइड्रोजन पर प्लस होता है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इस पर प्लस आएगा, और ऑक्सीजन पर क्या आएगा? सिंपल सा बात है, माइनस आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन पर क्या आएगा? ये प्लस आएगा, तो इस पर एक और माइनस आ गया। तो यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है, यही दाता परमाणु का काम करेगा, और ये हिस्से को हम मानेंगे क्या? बिंदु द्विध्रुव। इसी को क्या मानेंगे हम? बिंदु द्विध्रुव, जिसमें ऋणात्मक जो सिरा होगा, निगेटिव जो सिरा होगा, वो किस तरफ जाएगा? तो हम कहेंगे मेटल की तरफ जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ जाएगा, तब ना।
कि ये प्लस है और क्या है ये माइनस है, और आयनिक बंध बन जाएंगे। बात है इसमें। तो सिंपल सा क्या लिखेंगे कि ऋणात्मक लिगेंड जो होता है वो बिंदु आवेश होता है, जबकि उदासीन लिगेंड जो होता है वो बिंदु द्विध्रुव होता है, जिसका ऋणात्मक जो सिरा होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु की ओर होता है। चलो ये हमने दूसरा पॉइंट देख लिया। अब इसी तरीके से और भी लिगेंड का बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें अगर बनाना चाहिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास NH3 है, अमोनिया है, तो अमोनिया भी क्या है आपका उदासीन लिगेंड है, तो इसमें भी ऐसे दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन पर ये जानते हैं प्लस होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, तो माइनस कहाँ होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा, और यही क्या करेगा यानी बिंदु द्विध्रुव यानी डाइपोल, मतलब पॉइंट डाइपोल का काम करेगा। बात आ रहा है, ये ऐसे बना लेंगे। ठीक, चलिए। तो हमने देख लिया कि भाई जो मतलब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में संकुल में जो बंध होता है वो पूर्णतः आयनिक होता है। क्या होगा, पूर्णतः आयनिक होता है। और ऋणात्मक अगर लिगेंड हैं तो वो बिंदु आवेश की तरह काम करेंगे। अगर वो उदासीन है, क्या है भाई उदासीन है, तो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, तो हम कहेंगे वो बिंदु द्विध्रुव की तरह काम करेंगे। चलिए ठीक, अगला समझ लेते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि मुक्त केंद्रीय धातु परमाणु है, यानी जब वो केंद्रीय धातु परमाणु बंध नहीं बनाया होगा तो उसमें जो 5d कक्षक होते हैं, यानी 5d ऑर्बिटल होते हैं, जिसे हम कहते हैं dxy, dyz, dzx, जिसे हम क्या कहते हैं dxy, dyz, dzx कहते हैं। तथा यहाँ पे देखेंगे dx² माइनस y² तथा dz², यानी ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। अभी हम लोग याद कर लेंगे, आगे थोड़ा और इसके बारे में बताऊंगा, बस एक पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। तो मुक्त केंद्रीय यानी फ्री अगर सेंट्रल मेटल एटम है तो उसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो होंगे, ठीक है, उसमें 5 ऑर्बिटल होंगे और वो ये हैं। तथा जब इनकी ऊर्जा यानी जब इन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है तो इसी को कहते हैं हम डीजनरेट ऑर्बिटल, यानी अपभ्रष्ट या कहीं कहीं समभ्रष्ट भी लिखते हैं, अपभ्रष्ट ऑर्बिटल कहते हैं। अच्छा, तो जब केंद्रीय धातु परमाणु का जो d ऑर्बिटल था और उसकी ऊर्जा समान थी तो उसे हम क्या कहते थे, अपभ्रष्ट ऑर्बिटल कहते थे। ठीक, अगला पॉइंट, जब संकुल के निर्माण संकुल के निर्माण में जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आते हैं या पास में आते हैं तो केंद्रीय धातु आयन का जो d इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होगा, जब ये बंध बनाने आएगा कौन, लिगेंड, तो केंद्रीय धातु परमाणु का क्या होगा, जो d ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। केंद्रीय धातु परमाणु से समझिए, केंद्रीय धातु परमाणु का जो d ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, और लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो लिगेंड पे जानते हो लोन पेयर एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। फिर से समझिए, केंद्रीय धातु परमाणु का d इलेक्ट्रॉन और लिगेंड का एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में क्या हो जाएगा भाई, प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन हो जाएगा। अब जब रिपल्सन होगा तो उसकी अपभ्रष्टता जो होती है यानी डिजनरेसी जो होती है वो समाप्त हो जाएगी, वो टूट जाएगी। तो कह रहा अच्छा कैसे, तो कह रहा जिससे टूटेगा तो 2 सेट में, अभी आगे समझेंगे कि वो कौन कौन से सेट हैं। तो कहेंगे कि इसमें T2G सेट होता है तथा EG सेट, यानी जिसमें d ऑर्बिटल 2 सेट T2G तथा EG, ठीक है, ये अष्टफलकीय व्यवस्था में, यानी जब अष्टफलकीय संकुल बनाएगा तो ये T2G तथा EG में टूटेगा। और E या T2 समूह जो है वो चतुष्फलकीय संकुल में विखंडित होता है, यानी विखंडन होता है। यानी जब ये चतुष्फलकीय संकुल बनाएगा तो ये E तथा T2 में टूटेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि जो T2G और EG में टूटा, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। यानी ऐसा भी लिख सकते हैं कि अपभ्रष्ट d ऑर्बिटल, अपभ्रष्ट d ऑर्बिटल का, ठीक है, लिगेंड के प्रतिकर्षण के कारण T2G तथा EG सेट में टूटने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन या विपाटन कहलाती है। बात है इसमें। अच्छा, अब क्या होगा, कह रहा T2G तथा EG समूह के ऊर्जा के अंतर को, यानी जो T2G और EG बनेगा उसके अंतर को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहेंगे।
यानी इन दोनों की ऊर्जा का जो अंतर, अभी आगे हम लोग पूरा चित्र बना करके समझेंगे तो वो ऑटोमेटिक पूरा ये समझ में आएगा, बस अभी मैं पॉइंट समझा रहा हूँ। तो T2G तथा EG का जो अंतर आएगा उसी को हम कहेंगे CFSC यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। अब आपको अगर एग्जाम, आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या विखंडन ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको किसे कहेंगे, ऐसा कहा सकता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो T2G तथा EG समूह के ऊर्जा के अंतर को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी CFSE कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को ही कहते हैं, कहीं कहीं स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहते हैं। इसे डेल्टा ओ, अगर मान लो ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, अगर अष्टफलकीय है तो इसे हम ऑक्टाहेड्रल कहेंगे, और डेल्टा टी, टी फॉर टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय है तो इसे हम डेल्टा टी से प्रदर्शित करेंगे। बात है इसमें। अच्छा, अब कह रहा है यदि, ये महत्वपूर्ण भूमिका है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि डेल्टा ओ, यानी डेल्टा ओ मतलब CFSE का मान अगर P से, P मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी युग्मन ऊर्जा से अगर अधिक है तो वो लिगेंड परबल क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी ये जो है इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, युग्मन कर देगा। और कह रहा है यदि डेल्टा ओ यानी पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा है और डेल्टा ओ का मान कम हो जा रहा है तो यह जो लिगेंड होता है या दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी स्प्लिटिंग कम करेगा, विखंडन कम करेगा, है ना, विखंडन क्या करेगा, कम करेगा, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के अनुसार होगा। बात आ रहा इसमें। लेकिन अगर डेल्टा ओ का मान ज़्यादा हो गया P से तो ये जो होगा ये परबल लिगेंड होगा, क्या होगा, परबल लिगेंड होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। अगला कहेंगे कि अगर डेल्टा टी और डेल्टा ओ में आपको संबंध देखना है तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप CBSE बोर्ड में है तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था, डेल्टा टी और इक्वल टू, तो डेल्टा ओ का कुछ मान दिया हुआ था और डेल्टा टी का मान पूछा हुआ था, तो ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक, ये था हमने देखा कुछ पॉइंट्स। अब उसको हम जो कह रहा है वो उसको हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो, हमने क्या पढ़ा। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक d ऑर्बिटल। एक क्या है भाई, d ऑर्बिटल है किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का। क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु का हमारे पास क्या है भाई, d ऑर्बिटल है ना, यहाँ पे। ठीक, अच्छा तो d ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो कह रहा है कि भाई d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने, 5 होते हैं, है ना। तो d उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक को हम कहते हैं dxy, एक को कहते हैं dyz, और एक को कहेंगे dzx, और एक को कहेंगे हम dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, यानी ये 5 होते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब इसको याद कैसे करना है, तो ऐसे याद करेंगे, है ना, x y और z, ऐसे 3 मैं याद करवा दे रहा हूँ, 2 आप रट लेंगे, है ना। तो यहाँ d लिखिए और ये x से y पे जाइए, यहाँ लिखिए x y, और यहाँ से d लिखिए और ये y और z जाइए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर z और x जाइए। तो 3 ऑर्बिटल ये हुए, और 2 ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, आप इसको समझ लेंगे, याद कर लेंगे। यानी ये कितने, 5 ऑर्बिटल होते हैं। अगर ये मुक्त अवस्था में है, क्या है, मुक्त अवस्था में है, और इसकी ऊर्जा क्या है, समान है। अगर ऊर्जा क्या है, समान है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, अपभ्रष्ट ऑर्बिटल कहेंगे। क्या बोलेंगे हम, अपभ्रष्ट, यानी अपभ्रष्ट यानी डीजनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। अपभ्रष्ट यानी डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल, यानी जब भी इनकी एनर्जी जो होगा, ऊर्जा जो होगी, जब समान होती है तो क्या होगा, अपभ्रष्ट। अब ऊर्जा समान क्या होती है कि भाई d अकेला है, d क्या है, अकेला है। बात आ रहा है, तो अकेला है तो उससे ना प्रतिकर्षण होगा ना कुछ होगा, यानी जैसे है वैसे ही रहेगा। इसलिए ऊर्जा समान होती है और उसे कहते हैं अपभ्रष्ट ऑर्बिटल। अच्छा ठीक, जब ये लिगेंड इनके पास में आते हैं, जब लिगेंड इनके पास में आते हैं, है ना, तो होता क्या है
कि इनका मैंने क्या कहा, डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन माइनस, और लिगेंड आएगा तो उसका भी इलेक्ट्रॉन माइनस, है ना, क्योंकि कहा कि माइनस वाला सिरा तो भाई उसी की तरह होने वाला है ना। तो इसका मतलब क्या है, माइनस माइनस में क्या हो गया, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण होगा जिससे इसकी ऊर्जा क्या होगी, पहले थोड़ी सी बढ़ेगी, सबकी ऊर्जा एक साथ बढ़ेगी, है ना। जैसे मान लीजिए समुद्र है, समुद्र में क्या है, बोट रखा हुआ, नाव रखा हुआ है। जब हाई टाइड आता है ना, जब हाई टाइड आएगा मतलब क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी क्या, ज्वार जब आता है तो पहले तो नदी धीरे धीरे लेवल बढ़ाता है। तो जब नदी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएगा तो उस नाव को क्या करेगा, धक्का मारेगा पूरा, बात आ रहा इसमें। तो यानी सब वो पूरा ऐसे ऐसे हिलेगा, लेकिन जब एकदम समीप आ जाता है तो अचानक उस पर क्या करता है, स्ट्राइक कर देता है, आक्रमण कर देता है। अब आक्रमण कर देगा तो भाई जहाँ पर वो आक्रमण करेगा उस जगह को तोड़ फोड़ देगा, क्यों, क्योंकि उसकी ऊर्जा बढ़ा देगा। तो सिंपल सा यही बात है कि पहले जब लिगेंड उसके क्षेत्र में आएंगे तो पहले पूरे वाले को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर कहेंगे संकुल में। ये संकुल में अगर देखेंगे तो धातु परमाणु का डी ऑर्बिटल है, ये धातु परमाणु का क्या होगा, अपभ्रष्ट ऑर्बिटल। तो थोड़ी सी ऊर्जा तो बढ़ती है लेकिन सबकी बढ़ती है, ऐसा नहीं एक का बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा, अपभ्रष्ट, है ना। अच्छा, अब उसके बाद क्या, तो कह रहा कि भाई जब ये अपभ्रष्ट होगा, अब ये जब लिगेंड के संपर्क में आएगा तो अब ज़्यादा जब लिगेंड पास में आ जाता है तो अब ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षित कर देता है, रिपल्सन कर देता है। अब जब बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षित कर देता है तो यही दो बराबर भागों में टूट जाता है। कितने, दो बराबर भागों में टूट जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो ऑर्बिटल होता है ना, ये 3 नीचे हो जाएंगे, 2 ऊपर होंगे। अभी हम कैसे होगा उसके आगे बात करेंगे। अभी बस यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि ये 2 भागों में डी ऑर्बिटल टूटेगा। तो कह रहा है कौन सा, तो कह रहा है डी एक्स वाई एक साथ आएंगे, डी वाई जेड के, और डी जेड एक्स के साथ भी आएगा ऐसे। और इसी को हम कहते हैं T2G समूह। यानी T2G में कौन कौन आएगा, तो T2G में कहेंगे कि डी एक्स वाई आएगा, क्या आएगा, डी एक्स वाई आएगा, डी वाई जेड आएगा, और क्या आएगा भाई, डी जेड एक्स आएगा। कौन आएगा, डी जेड एक्स आएगा, है ना। और इसी को हम कहते हैं T2G, क्या कहेंगे हम, T2G। चलो ठीक। अब जो 2 ऑर्बिटल होंगे वो हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, है ना। डी क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर एक का हो जाएगा और दूसरे को कहेंगे हम डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका अष्टफलकीय विपाटन। यानी ये कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो चित्र है वो किसके लिए है, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय संकुल में, है ना, संकुल में डी ऑर्बिटल का विपाटन। क्या है भाई, डी ऑर्बिटल का विपाटन है, डी ऑर्बिटल का विपाटन है। बात है इसमें, ये डी ऑर्बिटल का क्या है, विपाटन हो गया। चलो ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ये नीचे आ जा रहे हैं और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर ऊपर चले जा रहे हैं। ये बात हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम ऑर्बिटल के नेचर, यानी जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है उसके नेचर को हम समझते हैं, प्रकृति को समझते हैं, तो ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा टाइम ये लेगा, अगर एक बार इसको समझ लोगे ना तो फिर आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर वो आपको याद हो जाएगा। अच्छा, आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे और मान लीजिए नहीं पढ़े हैं तो जान नहीं देना है ना, समझ लीजिए, बस इतना भी है ना, इतना ही है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। अब देखो ये डी ऑर्बिटल मैंने कहा डी एक्स वाई है, तो एक को मान लो एक्स एच और एक को मान लो वाई वाई एच, है ना। अच्छा, अब जब डी एक्स वाई होता है
तो इसका जो ऑर्बिटल बनता है वो इसके अक्ष के बीच में होता है। ऐसे ये अक्ष के क्या होते हैं भाई, बीच में होते हैं, अक्ष के बीच में होंगे। और जब अक्ष के बीच में होते हैं तो इसे बोलते हैं हम निरक्षीय। क्या बोलेंगे हम इसे, निरक्षीय बोलेंगे, है ना। और उसके बाद अगर देखेंगे तो जब आप डी वाई जेड का आप बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, y और यहाँ पर लेंगे z। तो डी वाई जेड भी क्या होगा, अक्षों के बीच में से इसका ऑर्बिटल बनता है ऐसे, है ना। ऐसे फूल पत्ती बना देंगे, कुछ दिक्कत नहीं। अब डिज़ाइन मेरा थोड़ा सा सही नहीं निकलेगा लेकिन भावनाओं को समझिए, है ना। डी जेड एक्स होगा, है ना। अब अगर देखेंगे तो इसको एक्स अक्ष मान लो और इसको इसको हम जेड मान लेते हैं, है ना। अब इसका भी जो ऑर्बिटल बनेगा ये अक्षों के बीच में से आएंगे। ये आया बस में, चलिए ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, तो कह रहा है कि हमारे पास जो है डी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर है। तो देखिए जैसे ही स्क्वायर आएगा इसको कहाँ रख दोगे, अक्ष पर। देखो एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स अक्ष बनाना है, वाई अक्ष बनाना है, और इसके ऑर्बिटलों को स्क्वायर जब आएगा तो इसके अक्ष पर रख देंगे, बात ख़त्म। बट टेंशन नहीं लेने का, बस इतना ही है ना। और एक और बचा था जिसको बोलते हैं हम डी जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी जेड स्क्वायर। अब कहा क्या कि जेड अक्ष ले लो, मान लो ये जेड अक्ष है ना। अब मैंने कहा स्क्वायर आया तो ऑर्बिटल को कहाँ रख दो, अक्ष पे से रख दोगे, तो ये बन गया, है ना। तो यहाँ पर इसको देखने के बाद आपके मन में क्या सवाल उठते हैं, मन में ये सवाल उठा कि भाई साहब देखो यहाँ पर ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये तो अक्षों के बीच में है। कहाँ पर है, अक्षों के बीच में है। तो ये अक्षों के बीच में है, यानी ये बिटवीन द एक्सिस है ना। और अक्षों के अगर बीच में होगा तो इसे बोलते हैं निरक्षीय ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, निरक्षीय ऑर्बिटल। निरक्षीय ऑर्बिटल बोलते हैं। और इसे हम इंग्लिश में नॉन एक्सियल, क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। अभी वो सब समझ में आ जाएगा, पहले हम थोड़ा समझेंगे इसको। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे ये जो ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है। अब ये देख रहे हो, इसको तो हमने अक्ष पर, एक्सिस पर बनाया हुआ है। तो ये जो है बिटवीन द ऑन द एक्सिस है ना, तो हम ये कहेंगे ये अक्षों पर है। कहाँ पर है, ऑन द एक्सिस है, तो अक्षों पर है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसे बोलते हैं अक्षीय ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, अक्षीय ऑर्बिटल। अक्षीय ऑर्बिटल बोलेंगे। और इंग्लिश में बोलते हैं भाई साहब इसको एक्सियल ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, एक्सियल ऑर्बिटल बोलेंगे। चलो ठीक है, ये हमने देखा कि ये तो भाई डी ऑर्बिटल है। ये क्या है, डी ऑर्बिटल है। और इसकी हमने प्रकृति देखा कि 3 तो एक ग्रुप बनाया हुआ है और 2 जो है वो एक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब जब अष्टफलकीय संकुल का निर्माण होता है, यानी अष्टफलकीय संकुल का निर्माण होगा। संकुल के निर्माण में क्या हो जाएगा, निर्माण में अगर देखें तो लिगेंड कहाँ से आते हैं, तो हम ये कहेंगे लिगेंड कितने होंगे, 6। तो 6 लिगेंड जो होंगे वो अक्षों से आते हैं। कहाँ से, अक्षों से आते हैं। अब देखो बात आ रहा है समझ, देखो ध्यान से समझिएगा। तो क्या हो रहा है कि जब अष्टफलकीय, क्या है, जब अष्टफलकीय संकुल का निर्माण होगा तो लिगेंड जो 6 होंगे। अष्टफलकीय कब बनता है, जब 6 लिगेंड होते हैं। तो ये जो लिगेंड होते हैं वो कहाँ से आएंगे, अक्षों से आएंगे, अक्ष पर से आएंगे। तो अक्ष वाले ऑर्बिटल कितने हैं, तो कह रहा है कि अक्ष वाले ऑर्बिटल तो 2 हैं। क्यों ना, तो कह रहा है ये हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर, ये अक्ष ऑर्बिटल हैं। तो देखिए जैसे आप मान लीजिए एक रास्ते से जा रहे हैं,
ठीक है, एक रास्ते से आप जा रहे हैं, उधर से भीड़ आ रहा है, उधर से क्या आ रहा है, भीड़ आ रहा है, मतलब लिगेंड का भीड़ आ रहा है, और आप उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते से भीड़ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके साथ धक्का मुक्की होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो आप क्या होंगे, धक्का मार देगा, रोड के बाहर हो जाओगे, रोड के बाहर हो जाओगे। इतनी मतलब आपके पास ऊर्जा जो थी वो तो था ही, उनके कारण भी ऊर्जा मिल जाएगी, तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, गुस्सा उस्सा आ जाएगा, भाई हमको उठा के फेंक दिया, इधर कर दिया, उधर कर दिया, है ना। तो सिंपल सा वही है कि जब भी अष्टफलकीय संकुल का निर्माण होगा तो लिगेंड कहाँ से आएंगे, अक्षों से। जैसे मान लीजिए क्या बताएं, जैसे मान लीजिए वही कह रहा है कि मान लीजिए ये लिगेंड है, ये क्या है, लिगेंड है, और ये है आपका आर्बिटल, तो ये दोनों एक साथ आएंगे ना, तो जो आर्बिटल इससे आएगा टकराएगा उसके साथ प्रतिकर्षण ज़्यादा करेगा। तो सिंपल सा बात वही है कि 6 लिगेंड कहाँ से, अक्षों से आते हैं। तो अक्षों पर कौन मिलेंगे, कहेंगे dx² - y² मिलेंगे, और कौन मिलेगा, तो हम ये कहेंगे भाई साहब dz² आएंगे। तो इसका मतलब इनको प्रतिकर्षित ज़्यादा करेंगे तो इनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, और इनको जो अक्ष के बीच में है, यानी जो रास्ते में नहीं है, तो उसको प्रतिकर्षित कम करेगा। ऐसा नहीं है प्रतिकर्षित नहीं करेगा, प्रतिकर्षित कम करेगा, इसलिए उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो वही कह रहा है किसकी ऊर्जा कम हो रही है, तो कहेंगे dxy dyz dzx, यानी ये 3 जो ऑर्बिटल होंगे इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात आया समझ, बस यही था, और कौन सा मतलब मारपीट करना इसमें बवाल है ना। तो सिंपल सा यही है, देखिए यही तो मैंने कहा कि जब क्या होगा, अष्टफलकीय संकुल में क्या होगा, ये जो 3 ऑर्बिटल dxy dyz zx कहाँ गए, नीचे। क्यों, क्योंकि लिगेंड इनके रास्ते में नहीं था, और dx² - dz² का ऊर्जा बढ़ गया, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है जब ऊर्जा बढ़ा, इसका मतलब ये रास्ते में था। पता है इसमें, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऊर्जा इसका बढ़ जाएगा। तो अब सोचेंगे कि ऊर्जा बढ़ा क्या, तो वही कहा गया ना, इसको कहते हैं, इस सेट को कहते हैं हम T2G, और इसको बोलते हैं हम EG समूह। क्या बोलते हैं हम, EG समूह, है ना। तो 2 पार्ट में टूटा, एक टूटा T2G में और एक टूटा किस में, EG में। तो इसी को बोलते हैं हम T2G और इसको बोलेंगे हम EG, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको तोड़ करके थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि हमें और कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल है, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि आपको मतलब धुंधला ना दिखे। अब ये इसमें हमें यही सब कुछ समझ लेना है, ठीक है। चलिए, ये जो था इसको क्या कहा गया, dxy, इसको क्या कहा गया भाई, dyz, इसको क्या कहा गया, dzx, इसको क्या कहा गया, dx² - y², और इसको क्या कहा भाई, dz², है ना, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये बीच में होता है, यहाँ से देखिए ऊर्जा इसके समान है, देखिए ये वाले ऊर्जा के क्या है, ये समान है, तो इसको कहते हैं हम बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं हम, बेरी सेंटर, बेरी सेंटर या बेरी केंद्र, है ना, ये हो गया बेरी सेंटर। बात आया समय, ये हो गया आपका बेरी सेंटर। चलो ठीक, अब यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो ये ऊर्जा में अंतर आया। देखिए बेरी सेंटर को हम कहेंगे वो बीच में था, ये 0 0 पर था। नीचे जब आएंगे तो ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा, है ना, कम है ना इसकी ऊर्जा। तो इसको कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि एक ऑर्बिटल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आता है 0.4। कितना आता है, 0.4। बात है इसमें कितना आएगा, 0.4 आएगा। अब ये कैसे आया, तो देखिए टोटल ऑर्बिटल कितने थे, तो कहेंगे 5, ऐसे समझेंगे। टोटल ऑर्बिटल कितने थे, 5। ऊर्जा में कमी किसके कारण आई, तो ये कहेंगे ये दोनों ने क्या किया, इसकी ऊर्जा ऐसे समझेंगे ले लिया, यानी 2 की ऊर्जा ऊपर चली गई, तो ऐसे लिखेंगे 2/5। बात है इसमें।
तो 2 ऑर्बिटलों के कारण ये 5 ऑर्बिटल क्या हो गए, तो जैसे लिखेंगे 2 ऊपर हैं और टोटल ऑर्बिटल थे 5। तो कमी यानी इन तुलना करना है, तो 2/5 का, जो कि ये नीचे है तो इसको लिखेंगे माइनस, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा -0.4 डेल्टा ओ। यानी अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसे कहेंगे कि इसका वैल्यू -0.4 डेल्टा ओ है। चलो ठीक। यहाँ पे अगर ऊपर देखेंगे तो इसकी ऊर्जा बढ़ी किसके कारण, तो कहेंगे ये 3 के कारण। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर कितने हैं ऑर्बिटल, कहेंगे 5, और कितने ऑर्बिटल हैं यहाँ पर 3 के कारण, तो यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ ऊपर है, या देखो बेरी सेंटर के ऊपर है तो प्लस लिखोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.6 डेल्टा ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ मतलब अष्टफलकीय है, आया बस में, तो ये वैल्यू हो गया। ऐसे ही ये ध्यान में रखेंगे कि 0.6 डेल्टा ओ को हम, ठीक है, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसे हम DQ में बदल सकते हैं। किसमें, DQ, यानी ये हो जाएगा आपका 6 DQ। तो उसे हम DQ में अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से इसको जो माइनस में 0.4 आया है, अगर आप उसको यूनिट बदलना चाहते हैं DQ में, तो -0.4 × 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएगा आपका -4 DQ, -4 DQ। बात आ रहा इसमें, यानी 0.4 डेल्टा ओ को हम DQ में अगर लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। बात आया समझ। तो ये हमें वैल्यू मिल गया। अच्छा, अब हमें CFSC गणना करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ सकता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का भी, तो कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैसे लिखोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होगा तो इसको क्या लिखोगे भाई, T2G। क्या लिखोगे, ये जो था इसको क्या बोलते हो आप, T2G था ना ये नीचे वाला, तो इसे बोलते हैं हम T2G, और इसको बोलते हैं हम क्या, EG। अब मान लो कि इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं T2G1। यहाँ पर 2 होता तो T2G2, 3 होता तो T2G3, ऐसे लिखते। तो इसको मान लीजिए हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लीजिए हमारे पास N है। क्या है, N है, P है, A है, B है, जो मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे EG, ऊपर वाला क्या है भाई, EG। अब EG में मान लीजिए 1 होगा तो EG1, EG में 2 होगा तो EG2, 3 होगा तो EG3। तो मान लीजिए इसमें N है और यहाँ पर M है, आया बस में। तो ये हम समझ सकते हैं, जहाँ पर लिख सकते हैं कि N क्या होगा, T2G में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और M क्या होगा, EG में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब CFSC यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलिए, या कहीं कहीं स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी इसी को बोलते हैं, है ना। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी, इसका जो वैल्यू CFSC कैसे निकालोगे, तो ऐसे लिखोगे बराबर। ठीक है, CFSC बराबर कैसे निकालोगे, सिंपल सा बात है। मैंने क्या कहा कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, तो कह रहे हैं कि -0.4 आ रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, तो कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 0.4, तो माइनस लिखोगे 0.4, और यहाँ पर जो N है, देखो N मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, जो भी होगा आप यहाँ पर N से गुणा कर लेंगे। 1 होगा तो 1 से गुणा करोगे, 2 होगा तो 2, है ना, सिंपल सा। अच्छा, अगला अगर देखेंगे तो प्लस लगाओगे। अब क्या करना है, तो EG जो है ना M, अब देखो EG के लिए जो वैल्यू है वो कितनी बताई गई, तो कह रहा है 0.6 है। कितना है, प्लस में 0.6 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आएगी वो प्लस 0.6 आएगी। अगर 2 होगा तो 2 से गुणा करिए, 3 होगा तो 3 से, ऐसे गुणा कर लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर M है, तो ये हमने देख लिया कि हम CFSC इस तरीके से क्या करते हैं, हम लिखते हैं। ये किसके लिए भाई, ये अष्टफलकीय के लिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, तो ये हमने देख लिया कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा तो ये आप लिख सकते हो। बात आया समझ। चलिए, तो ये हमारा काम यहाँ पर समाप्त हुआ T2G और EG के बारे में। अब बात करते हैं कि अगर लिगेंड, ठीक है, अगर लिगेंड कैसा है, यानी संकुल कैसा है भाई, चतुष्फलकीय। कैसा है,
चतुष्फलकीय है तो उसमें क्या होगा। तो अब बात करेंगे, हमें जो लिखना होगा वो बात करेंगे चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय संकुल में यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, संकुल में डी ऑर्बिटलों का विपाटन, डी ऑर्बिटलों का जो विपाटन होगा यानी स्प्लिटिंग होगा, ठीक है, यानी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ऐसा कैसे होगा, इसमें विपाटन यानी स्प्लिटिंग कैसे होगी, विपाटन मतलब विखंडन होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें अगर आपको देखना है तो सिंपल सा हम करेंगे क्या, देखो सिंपल सा ये है भाई, देखो कि इसमें भी वही लिखेंगे क्या कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल है ये हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु का डी ऑर्बिटल है ना। अब ये डी ऑर्बिटल है जिसको बोलेंगे हम मुक्त, ठीक है, मुक्त धातु आयन, मुक्त धातु आयन यानी फ्री मेटल आयन का, ठीक है, कौन सा अपभ्रष्ट, क्या है, अपभ्रष्ट या डीजनरेट ऑर्बिटल, अपभ्रष्ट ऑर्बिटल यानी ये डीजनरेट ऑर्बिटल था जब वो फ्री स्टेट में था, क्या होता, फ्री स्टेट में था। तो इसको हम कहेंगे ये कितने होते भाई, 5, कितने होंगे 5। ऐसे जब मैंने कहा सेम, जब लिगेंड इस, अब देखिए इसमें क्या होगा भाई, अगर ये डी ऑर्बिटल है ना, क्या है आपका डी ऑर्बिटल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ होगा। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन होगा और लिगेंड भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। तो कुछ ऊर्जा हम लोग ऐसे बढ़ा करके इसको लिख लेंगे, है ना। अब बढ़ गई, लेकिन ऑर्बिटल अभी तक टूटा नहीं, यानी पहले घर ऐसे नहीं टूटता है, पहले कुछ बर्दाश्त तक, जितना बर्दाश्त होता है उतना तक वो बर्दाश्त करेगा, उसके बाद घर में बंटवारा होता है, वैसे ध्यान में रखेंगे। तो वही कह रहा है कि पहले कुछ समय तक ये अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, क्या होगा, ऊर्जा को बढ़ाएंगे, डी एक्स वाई यानी बर्दाश्त करेंगे। तो डी एक्स वाई वाई जेड और डी जेड एक्स होता है, इसको कहेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, बात आ रहा इसमें। तो ये भी होते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल, इसी को भी कहते हैं क्या, अपभ्रष्ट ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे। लेकिन ये किसका होगा, तो ये संकुल में बात करेंगे अब, यानी संकुल में होगा, बात है इसमें। अच्छा, तो वही कहा कि जैसे मान लीजिए आपका घर है, अब आपके घर में 5 लोग हैं, है ना, तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आपके घर में आप कोई अटैक कर दिया या किसी के घर में कोई अटैक कर दिया, अब उस केस में क्या होगा, पहले तो सब लोग घबरा जाएंगे, लेकिन अब बात ये आ रही है कि भाई साहब यहाँ पर जो अटैक हो रहा है उस पर किस पे हो रहा है, उस ऑर्बिटल की बात करोगे। तो यहाँ पर जब आपका चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये जो लिगेंड होंगे यानी चोर आएंगे, वो कहाँ से आएंगे, तो चोर कहाँ से आएंगे, नहीं ये लिगेंड कहाँ से आएंगे, तो कह रहा है ये तो भाई अक्षों के बीच में से आएंगे, कहाँ से आएंगे, यानी हम कहेंगे कि चतुष्फलकीय क्या है, चतुष्फलकीय संकुल में, ठीक है, संकुल में के निर्माण में लिखेंगे, के निर्माण में यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में के दौरान लिगेंड जो होता है वो कहाँ से आता है भाई, लिगेंड जो होते हैं वो आते हैं अक्षों के बीच से, कहाँ से, अक्षों के बीच से आएंगे, कहाँ से आएंगे भाई, अक्षों के बीच से। अब हमने बात किया कि जब भाई अक्षों के बीच से आएगा तो क्या होगा, जो अक्षों के बीच वाले ऑर्बिटल होंगे उसी को प्रतिकर्षित करेगा, यानी जो होंगे निरक्षीय ऑर्बिटल, जो अक्ष पर नहीं है उसी को क्या कहते थे हम लोग,
निरक्षीय ऑर्बिटल और उसी को क्या करेगा, ज़्यादा प्रतिकर्षित होगा। यानी टकराव किसके साथ होगा, जिसके जो रास्ते में आएगा। तो ये कह रहा है कि भाई अक्षों के बीच में से जा रहे थे और वहीं पर वो मिल गए, कौन, निरक्षीय वाले ऑर्बिटल। कहेंगे कौन सा था, तो हम ये कहेंगे कि dxy था, dyz था। ठीक है, तो कहेगा कौन कौन मिले थे रास्ते में, तो कहेगा लिगेंड कि हमको मिले थे dxy और dyz, और कौन मिला था, तो कहेगा dzx, यही तीनों मिले थे। तब कहेगा इन्हीं के साथ हमारा ज़्यादा टकराव हुआ, गोलीबारी, बंदूक इन्हीं के बीच में ज़्यादा चली। तो इसका मतलब है कि इनकी ऊर्जा ज़्यादा बढ़ी होगी, इनकी ऊर्जा यहीं तो बढ़ी होगी। अब जिसके साथ टकराव कम हुआ होगा, जिसके साथ टकराव कम हुआ होगा उनकी ऊर्जा कम बढ़ी होगी। बात आ रहा समझ। तो कहेंगे किसके साथ टकराव कम हुआ होगा, तो कहेंगे कि जो भाई अक्षों पर बैठे थे। कुछ लोग कहाँ बैठे थे, अक्ष पर बैठे थे। यानी कौन से ऑर्बिटल थे, तो कह रहा है ये x² - y² एंड उसके बाद कहेंगे dz²। ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं अक्षों पर, यानी एक्सिस पर होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल होता है। तो ये अक्षों पर होते हैं, जिसके कारण यहाँ लिगेंड पहुँच ही नहीं पाते हैं, रिपल्सन कम, प्रतिकर्षण कम। लेकिन निरक्षीय वाले के साथ तगड़ा मुठभेड़ हो गई, तो प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा वही हुआ और उनकी ऊर्जा बढ़ गई। बात आया, समझ नहीं आया। तो इसको अब हमें जो दिखाना होगा वो ऐसे दिखाएंगे। अब जो अक्ष वाले थे, तीन अक्षों के बीच में थे, वो कौन कौन से थे, 3 ऑर्बिटल थे। कौन कौन से, तो कहेंगे कि dxy था और dyz था और dzx था। बात है इसमें। और अक्षों के बीच में कौन, अक्षों पर कौन था, तो कह रहा है अक्षों पर बाबू साहब यही दुइये मिले थे। कौन कौन से, तो dx² - y² एंड dz²। तो कह रहा है इन्हीं को कम प्रतिकर्षित करेंगे, कम रिपेल करेंगे तब। तो कह रहा है कि इन्हीं की ऊर्जा कम होगी, तो इसलिए 2 ऑर्बिटल को हम नीचे बनाते हैं और 3 ऑर्बिटल को ऊपर बनाते हैं। बस में अब देखिए 3 ऑर्बिटल कहाँ चले गए, ऊपर। 2 ऑर्बिटल कहाँ चले गए, नीचे। ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटर में होगा इसको हम क्या कहेंगे, बेरी सेंटर। इसी को हम क्या कहेंगे भाई, बेरी सेंटर कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम बेरी और यहाँ लिखेंगे सेंटर। ये हो गया आपका बेरी सेंटर। चलो ठीक, बेरी सेंटर, बेरी बाबा। बेरी हमारे यहाँ गोरखपुर में बेरी कौन है, तो एक डॉक्टर हैं, कौन से, पागलों वाले डॉक्टर है, पहले थे शायद, उनके बच्चे बैठते हैं। तो बेरी डॉक्टर थे, पकड़ के पागलों का इलाज करते थे। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, बेरी सेंटर है। क्या है, बेरी सेंटर है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, अब इनके भी ऊर्जा का अंतर देखना हो, कैसे कहेंगे, तो जो नीचे वाले होंगे वो तो होंगे माइनस में। कैसे होंगे, माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे माइनस में। अब टोटल ऑर्बिटल कितने थे, 5। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, है ना। और टेंशन नहीं लेने का, है ना। थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए ना, तो भाई आपको दोबारा ये पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार माइंड में सेट कर लो बस। CPSC FSC तो ऐसे उड़ाओगे जैसे हलवा, है ना। देखो ऐसे, ये हो गया। तो ये जो ऑर्बिटल था ये आपका क्या था, dx² - y², और ये क्या था भाई, dz²। देखिए आप जब भी है ना उसको आप लिखा करिए, लिखेंगे आपको ज़्यादा आएगा, नहीं लिखेंगे तो केमिस्ट्री आपको कम आएगी, है ना। तो कोशिश करिए लिखने की। अब देखिए नीचे वाले को हम कहते हैं E और यहाँ पर इसको कहते हैं T2। क्या कहेंगे, T2। बात है इसमें। चलिए अब वहाँ पर हम लोग लिखते थे T2G और EG, यहाँ क्या लिखेंगे, अष्टफलकीय में E लिखेंगे और T2 लिखेंगे। क्लियर हुआ। ये बीच वाला जो सेंटर है इसी को कहते हैं हम बेरी सेंटर। क्या कहते हैं, बेरी सेंटर। बेरी सेंटर या बेरी सेंटर लिखिए।
और इसकी जो वैल्यू आती है उसको 0 0 मान लिया जाए यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ से जब नीचे जाओगे तो वैल्यू घटेगी, निगेटिव में आएगी, तो इसलिए हम यहाँ निगेटिव में लेंगे। कह रहा कितना लोगे, तो वही कह रहा भाई टोटल ऑर्बिटल कितने थे, कह रहा 5। भैया भागे कितना ऊपर, कह रहा 3, तो वही ऊपर वाला लिख लीजिए। तो -3/5 और बराबर अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5 36 यानी -0.6 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा टी फॉर टेट्राहेड्रल, अष्टफलकीय। डेल्टा टी होगा मतलब टेट्राहेड्रल मतलब अष्टफलकीय होता है ना। अच्छा, अब इसका कितना वैल्यू होता है भाई, अभी देखिए सीपीएससी आप यूँ उड़ाओगे, है ना, बस ऐसे समझिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, टोटल ऑर्बिटल कितने थे भाई 5, कितने नीचे चले गए 3, तो सॉरी 2, तो 2 नीचे चले गए, तो 2/5 लिखेंगे। चूँकि ये बेरी सेंटर के क्या है, ऊपर है, बेरी सेंटर के ऊपर है, इसलिए हम यहाँ प्लस लगाएंगे। और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे, कैंसिल करोगे, तो आ जाएगा 0.4 डेल्टा टी। क्या आ जाएगा, 0.4 डेल्टा टी आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलो ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। मैंने क्या कहा, अगर आपको डी क्यू के रूप में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए इसको मैंने कहा था कि अगर -0.6 डेल्टा टी है, क्या है, डेल्टा टी है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो कह रहा है अगर -0.6 डेल्टा टी है, तो अगर इसी को हम -0.6 और 10 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाता है आपका 6 DQ, -6 DQ हो जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद अगर ऊपर वाला लिखना चाहते हैं तो +0.4 डेल्टा टी है। अगर DQ में लिखना चाहते हैं, यानी यूनिट बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे +0.6 4 × 10, तो ये हो जाएगा आपका 4 DQ। क्या हो जाएगा, 4 DQ। बात आया समय। तो ये हमने इसको देख लिया कि ऐसे लिखना होगा। अच्छा, अब क्या पूछेगा इसमें, कहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, तो सिंपल सा, जैसे अभी ऊपर बताया, तो यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या लिखना है, देखो यहाँ नीचे कौन है, ई है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेगा, तो हम कहेंगे ई में। बात है इसमें। अब यहाँ पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ E1 लिखते, यहाँ पर 2 होता तो E2 लिखते, और मान लो कुछ होता, मान लीजिए N है तो यहाँ हम N लिखेंगे। सिंपल सा बात है कुछ। उसके बाद कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसका लिखना है, तो कह रहा है हमारे पास T2 है। क्या है, T2 है। इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है 1 हो, 2 हो, कुछ हो, तो यहाँ पर M है, MN या NM कुछ लिखिए, या PQ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम मान लीजिए P लिखें, यहाँ पर हम Q लिखें, कोई आप लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। आप ABC लिखो, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान में रखिए कि E मतलब यानी dx² माने y² और dz² में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बात करेगा। तो E में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी को हमें पावर में बना देना है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा ठीक, अब क्या पूछा जा सकता है, CFSE पूछा जा सकता है, यानी CFSE कैसे निकालोगे, तो CFSE जो निकालेंगे वो निकालेंगे क्या, -0.6। अब देखो पहले क्या लिखोगे, E वाला है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है तो वो लिखना होगा। तो कह रहा है इसका एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -0.6 आएगी। कितना आएगा, -0.6 आएगा। और उसमें वैल्यू अगर मान लो P है, कितना है, देखो यहाँ P है, तो यहाँ P से गुणा करेंगे, प्लस लगाएंगे। इसमें देखो कितना वैल्यू आया है, 0.4 आया है, यानी T2 में जो वैल्यू आती है वो आता है एक इलेक्ट्रॉन का 0.4 आता है। अब मान लो Q इलेक्ट्रॉन आते हैं, Q से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो वैल्यू आएगा इसी को कहेंगे हम डेल्टा टी। क्या कहोगे आप, डेल्टा टी। तो ये हमने देख लिया कि भाई CFSE कैसे निकालेंगे और एक एक की वैल्यू कितनी आती है, वो सब हमने देख लिया है ना। अब देखिए मैं अगर आपको बता दूं कि हमें जो अगर आप बोर्ड में है ना, तो बोर्ड में है तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो क्वेश्चन जो आता है ना वो तो आएगा या तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत किसे कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थियरी क्या है ना। और उसके बाद क्या पूछेगा, तो उसमें हम ये कह सकते हैं, ये पूछेगा कि कौन सा प्रबल लिगेंड होगा और कौन सा दुर्बल लिगेंड होगा, है ना। तो अगर डेल्टा O का मान ज़्यादा आ जा रहा है P से, तो हम कहेंगे वो प्रबल होगा,
और डेल्टा ओ का मान अगर कम है तो पी से तो क्या हो जाएगा, वो दुर्बल होगा, है ना। और उसके बाद इसमें रंग उंग के बारे में पूछेगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर आपको खाली क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत लिखना है तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, इस पॉइंट्स को आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये जो बॉक्स है आप बॉक्स बना देंगे। ऑर्बिटल बनाने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। हो सकता है आपको अष्टफलकीय के लिए अलग पूछे, चतुष्फलकीय विपाटन अलग पूछे, और डिफिनीशन पूछा जा सकता है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किसे कहते हैं, यानी जब डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, यानी डी ऑर्बिटलों का विखंडन 2 सेट में होता है, T2G तथा EG में क्या होता है, वो ब्रेक होता है, तो उसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और उसी का जो एनर्जी का अंतर आता है उसी को कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना। और कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन, कैसे हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब एकदम धैर्य बना के रखिए, और बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी तो तुरंत आप कमेंट करेंगे, ठीक है, तुरंत आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से नॉलेज गेन करके लेके जाइए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चालू करेंगे D1 से। मान लीजिए किसी संकुल में आपने केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, और मान लीजिए D1 है, क्या है, D1। अब D1 जो है, अब मैं OH लिखूंगा। OH क्या कहेगा, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय के लिए लिखना है, ठीक है। और आपको CFSC निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो हमें करना है कुछ नहीं, हमें ऐसे इसको तोड़ लेना है, इसे हमें क्या करना है, ऐसे तोड़ लेना है, ठीक, ऐसे। तो कितने ऑर्बिटल में तोड़ोगे, तो कह रहा है कि हमें 3 नीचे रखना है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, और 2 ऊपर रखना है ना, ये हो गया। तो इसे हम कहेंगे, ये तो हो गया आपका T2G, और यहाँ देखिए T मतलब होता है ट्रिपली डिजनरेट, क्या होता है, ट्रिपली डिजनरेट होता है ना। चलिए, निखिल गुप्ता है, हेलो, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, और आप लोग ठीक हैं। और ये क्या होगा आपका, EG हो जाएगा, क्लियर हुआ। अच्छा, ये ऑर्बिटल आपने बना लिया। अब इलेक्ट्रॉनों का क्या करिए, वितरण करिए, है ना, इलेक्ट्रॉनों को क्या करिए, भेजिए। इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, बार बार छोटा बन जाता है, कंजूसी हो जाती है क्या। चलिए, अब ये हमारे पास ऑर्बिटल था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर। अभी हम CFSC सब कुछ गणना कर लेंगे एक ही में, है ना। अब देखिए, ये हो गया आपका T2G, और ये हो गया भाई EG, ठीक। अब जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो कह रहा है भाई हमारे पास D में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपका सबसे नीचे, तो हुंड का नियम क्या कहता है कि पहले क्या करो, अब्बाउ का नियम, पहले नीचे वाले यानी जिसकी ऊर्जा कम होती है उसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पर इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसका आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, T2G, क्या हो गया, T2G हो गया। और यहाँ पर T2G में कितना इलेक्ट्रॉन भाई, 1, तो यहाँ T2G1 लिखोगे, और क्या लिखोगे, EG। यहाँ देखो ऊपर कुछ नहीं है भाई, 0, पता है इसमें। अच्छा, अब आपको CFSE कैलकुलेट करना है, गणना करना है, तो कैसे गणना करोगे, तो मैंने कहा कि ये तो हो गया भाई साहब बेरी सेंटर, नीचे वाले की जो वैल्यू आती है वो -0.4 आती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है, तो 1 से गुणा कर लो, बस हो गया। चुन्नू टाइप का है यार, बहुत इजी है यार, टेंशन नहीं लेने का। और अगला क्या है, प्लस है। अब इसकी जो वैल्यू आती है वो तो आता है भाई 0.6 आता है, लेकिन ऊपर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 है, ठीक है, तो ये तो 0 आएगा। तो लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया 0, तो आप खाली -0.4 डेल्टा O लिख सकते हो, बात है इसमें। तो ये हो गया इसके CFSC का मान हो गया, क्या हो गया, CFSC का मान हो गया। ये तो था जब अष्टफलकीय था, कैसा था, अष्टफलकीय था। अगर मान लीजिए इसी में हमें चतुष्फलकीय में निकालना होता तब, यानी ये जो हम लोग इधर बात कर रहे हैं ये है चतुष्फलकीय, है ना, और यानी चतुष्फलकीय होगा, यानी टेट्राहेड्रल बोलेंगे,
टेट्राहेड्रल, है ना। देखिए एक बार समझ लो यार, टेंशन नहीं लेने का। कहीं भी आप चाहे नीट करो, जेई करो, कोई भी बोर्ड का एग्जाम दो, आपको ये टेंशन नहीं होगा कि हम नहीं पढ़े। अब इसको मैं लिख रहा हूँ टी मतलब टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जब डी ऑर्बिटल लिखोगे, है ना, टेट्राहेड्रल में, तो क्या हो जाएगा, तो जब ये इसका विखंडन यानी स्प्लिटिंग होता है, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा, टूटेगा, तो इसमें क्या बताया गया, दो जो होंगे वो नीचे रहेंगे, दो कहाँ रहेंगे, नीचे, और तीन कहाँ रहेंगे, ऊपर। कारण क्या था वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। उसको आप फ्री होइएगा तो देख लीजिएगा अगर आप अभी जुड़े हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा था ये तो भाई ई बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, T2 बोलते हैं। बात है इसमें। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, तो यहाँ पर एक लिख लोगे, काम खत्म। अब इसको अगर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे तो ई पे कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। देखो ई पे कितना आया, 1 आया, है ना। एक ही देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, तो वही एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ लिख लेंगे, ई पर एक आया। उसके बाद देखो T2 पर भैया कुछ नहीं आया, तो T2 0, तो E1 हो गया और T2 क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका हमें CFSE निकालना है, CFSE निकालना है, तो इसको कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा बात है कि मैंने कहा ये तो भाई बेरी सेंटर था, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी, इसकी जो वैल्यू अभी मैंने बताया वो था -0.6 डेल्टा टी, और ऊपर वाले का जो वैल्यू था वो था आपका 0.4 डेल्टा टी, ठीक, सिंपल सा। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कहेंगे भैया एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 0.6 × 1 प्लस, अब ये T2 0 है, तो अब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दो इसको, टेंशन नहीं लेने का। तो ये हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका क्या, -0.6 डेल्टा टी, यानी टेट्राहेड्रल केस में इसकी वैल्यू आएगी -0.6, और इसकी ऑक्टाहेड्रल केस में इसी की जो वैल्यू आएगी वो -0.4 डेल्टा ओ आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलो ठीक है। तो इसी टाइप से आप दूसरे का तीसरे का आप निकालेंगे ना, निकल जाएगा ना, दूसरे और तीसरे का भी आप निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात ध्यान में रखेंगे, दूसरे और तीसरे का। अब हम लोग बात कर लेते हैं चौथे का, किसके, चौथे की हम बात कर लेते हैं। तो चौथा ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार अगर आप देखे होंगे एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम देखे होंगे या और देखे होंगे, कोई पेपर देखे होंगे, तो ज़्यादातर 4 से आगे ही पूछा था, 4, 5, 6, 7 का ही सबसे ज़्यादा पूछता है, क्योंकि यही प्रॉब्लम है ना, ज़्यादातर यही प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं कि अगर 1, 2, 3 है तो वो लो स्पिन शो नहीं करेगा, यानी वहाँ पर हम बात करेंगे चक्रण के बारे में, है ना। तो अगर कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है D4, किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है D4, और इसमें जो लिगेंड हैं वो आपके परबल लिगेंड है। तो परबल लिगेंड क्या करेंगे, निम्न चक्रण दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, निम्न चक्रण, यानी लो स्पिन दिखाएंगे। निम्न चक्रण है, या जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लो स्पिन, क्या कहोगे, लो स्पिन, ठीक, ऐसा दिया हुआ। अब यहाँ पर एक और आता है कि अगर हमारे पास D4 है और ये उच्च चक्रण दर्शाता है, क्या दिखाता है, उच्च चक्रण दिखाता है, यानी हाई स्पिन शो करता है, इसे कहते हैं हाई स्पिन। और अभी हम दोनों में केस में बात करेंगे खाली अष्टफलकीय वाले में, किसके, अष्टफलकीय। ये कैसा होगा, अष्टफलकीय, दोनों की बात करें, अष्टफलकीय। और इधर जो हमें देखना है ये भी हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय में, बात आ रहा है इसमें, दोनों में हमें अष्टफलकीय देखना है, चलो ठीक। अब यहाँ पर हमने लिखा D4 और यहाँ लिखा हमने लो, ये एलएस मतलब लो स्पिन, ऐसे लिखूँगा मैं, आप भी लिख सकते हो। अब क्या करना है, इसके ऑर्बिटल को आप बनाइए, है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत बार पूछा हुआ है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे
तो यहाँ पर क्या है आपका 3 है और यहाँ पर क्या है आपका 2 है। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन भरना है। अब कह रहा है कि अगर वो लो स्पिन शो कर रहा है यानी निम्न चक्र, तो हुंड के नियम का पालन नहीं करेगा। तो कह रहा है पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2, यानी पहले नीचे वाले में भर जाएंगे तब ऊपर में जाएगा। तो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, ऊपर नहीं जाएगा। अब इसे कहोगे T2G और इसे क्या कहोगे भाई EG। बात है इसमें? अच्छा, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होगा यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो कितना लिखोगे? तो कह रहा है हमारे पास है T2G है। भाई कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 4 हैं, तो यहाँ लिखेंगे T2G 4 और EG क्या हो गया 0, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसका कह रहा है CFSE निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 4, तो यहाँ लिखेंगे T2G 4 और EG क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, अब इसका कह रहा है CFSE निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? चलिए, तो कह रहा है CFSE निकालना हमें, है ना। चलिए, तो C हो गया, F हो गया, S हो गया और E हो गया। CFSE निकालना, कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर क्या कह रहा है -1 का वैल्यू कितना? मैंने कहा कि अगर ये ऑक्टाहेड्रल में है तो इसकी वैल्यू कितना बताया गया? -0.4 डेल्टा O। और इसकी वैल्यू कितना बताया गया? तो इसकी ऊपर वाले की जो वैल्यू बताया गया था वो बताया गया +0.6 डेल्टा O। बस, अब यहीं पर वही लगा लेना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास 0.4 हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? देखो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखोगे और यहाँ पर EG में कुछ नहीं है तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया डेल्टा O। तो 4 चौको 16 यानी वैल्यू जो आया वो 1.6 डेल्टा O आ गया। कितना आ गया? -1.6 डेल्टा O आ गया। ये किसके लिए? अष्टफलकीय के लिए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये पूछेगा कि डेल्टा जो O है इज ग्रेटर देन क्या है? P है, के लिए D4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। D4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए ऐसे, यानी डेल्टा O इज ग्रेटर देन P है, तो इसका मतलब क्या है कि CFSE ज़्यादा है किससे? युग्मन ऊर्जा से, पेयरिंग एनर्जी से, है ना। क्यों है? देखिए यहाँ पर -1 पॉइंट कितना आ गया? 6 डेल्टा O आ गया जोड़ा, यानी यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी क्या हो गया? यहाँ पर कम होता है, डेल्टा O क्या हो गया? ज़्यादा। बात है इसमें? अच्छा, अब यहाँ पर पेयरिंग कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर कहीं कहीं लिखा होगा 1p। क्या लिखा होगा? 1p। अच्छा, अब कैसे समझोगे 1p कैसे लिखा जाता है? ये देखिए, सिंपल सी बात है कि जब आप हुंड के नियम का पालन करते तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते? 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, यही हुआ। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखोगे कि आप जब ने यानी D4 लेफ्ट लो स्पिन बनाया यानी निम्न चक्र बनाया, तो उस केस में क्या लग रहा है? देखिए, टोटल आर्बिटल हमारे पास कितने हैं? 5। कितने हैं? 5 है। लेकिन पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए, और यहाँ पर क्या है? 1 है और यहाँ पर क्या भाई? 1 है। बता इसमें। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुआ, जोड़ा कितने का बना? इसके विपरीत देखिए, तो हुंड के नियम के विपरीत जितने इलेक्ट्रॉनों का जब युग्मन होता है तो युग्मन होने के दौरान जो ऊर्जा निकलती है तो उसी को क्या कहते हैं? पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना? एक्स्ट्रा। तो देखिए यहाँ पर तो 4 थे लेकिन एक ही तो इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर कहेंगे 1p। क्या लिखेंगे? 1p। बता इसमें। चलिए, तो ये हमने देख लिया कि ये अगर चतुष्फलकीय व्यवस्था में है, सॉरी अष्टफलकीय व्यवस्था में है और अगर डेल्टा O का मान ज़्यादा आ रहा है किससे? डेल्टा P के, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा और इसका CFSE ये होगा। अब हम उच्च चक्रण की बात करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम D4 और यहाँ लिखेंगे हम हाई स्पिन HS। तो हाई स्पिन मतलब उच्च चक्र, है ना। अब क्या करना है?
उच्च चक्रण जब दिखाएगा और अष्टफलकीय ही है तो क्या करना क्या होगा, 3 ऑर्बिटल को नीचे और 2 ऑर्बिटल को हमें ऊपर दर्शाना होगा। 3 ऑर्बिटल को नीचे और 2 ऑर्बिटल को ऊपर। तो यहाँ हो गया भाई T2G और यहाँ हो गया EG। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब ये हाई स्पिन है यानी उच्च चक्रण दर्शा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा नहीं बनेगा। तो इसमें पहले नीचे एक एक भर देंगे, फिर ऊपर भर लेंगे, फिर नीचे आएंगे। ऊपर जब भर जाता तो फिर नीचे आते। तो इसलिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हैं, फिर अब एक भेजे हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उच्च चक्रण में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या होगा, तो कहेंगे T2G हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 3 है। T2G 3 हो गया। अच्छा, उसके बाद EG हो गया। क्या हो गया, EG में हम 1 भरेंगे। क्लियर। अच्छा, अब इसका CFSE अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा नीचे वाले के लिए वही 0.4 लगा लोगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कह रहा है इसमें तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, बस हो गया चुनो सा। अगला देखेंगे यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर ऊपर वाले में कितना है, तो ऊपर वाले में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ लिखोगे ऊपर वाले का वैल्यू होता है 0.6 और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो हो गया कितना, 4 तियाँ 12, तो 1.2 आ जाएगा और इसका आएगा 0.6। घटा लोगे तो वैल्यू आ जाएगा -0.6 डेल्टा वो आया बस में। तेनी इसकी वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा वो। अब देखिए लो स्पिन में इसका जो आ रहा है CFSE आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, -1.6 आ रहा है। यहाँ पर देखिए CFSE इसका -0.6 आ रहा है, यानी कम ऊर्जा निकल रही है। बात आ रहा है इसमें। इसका मतलब क्या हो गया, तो वही कहता है कि अगर कह रहा है कि डेल्टा O का मान क्या है, P से कम है, तो डेल्टा O का मान अगर क्या है, पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो इलेक्ट्रॉनों का भाई यानी डेल्टा O का मान कम है और पेयरिंग ऊर्जा का मान ज़्यादा है, तो ये युग्मन नहीं करेगा और ये क्या दिखाएगा, निम्न चक्रण दिखाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन ये कहेगा कि भाई डेल्टा O के लिए अब देखिए इसमें जो आएगा क्वेश्चन क्या आएगा, कहेगा डेल्टा O इज लेस देन P के लिए, है ना, के लिए D4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। D4 का क्या बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए या इसका CFSE निकालिए। तो आप यही निकालेंगे और कुछ है नहीं, है ना। तो अगर D4 आ जा रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और CFSE कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और अगर इसी को उच्च चक्रण निम्न चक्रण के लिए कहा गया, यानी डेल्टा O इज ग्रेटर देन P के, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा, वो T2G4 EG 0 होगा और इसका CFSE ऐसा होगा, है ना। तो आज हो गया टाइम बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कल जो है हम लोग इस यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का हम क्या पढ़ेंगे, तो कल हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का देखेंगे कि नीट और जेईई में क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं और इसके जो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन देखेंगे। तो कल का भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो इससे रिलेटेड होगा। तो अगर आपको देखिए इसमें थोड़ा सा आपको डीप में जाना है तो आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और उसके बारे में बढ़िया से लिख लीजिए, आपको एक बेहतरीन नोट्स मिल जाएगा और बेहतरीन आपके समझ में आएगा। और टाइम पास यहाँ करने का नहीं है कि हम टाइम पास करें, और आप मेहनत करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो टाइम पास अगर आप करने आते हैं तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होता है ना। तो टाइम पास होता है, और जब भी आप बैठिए तो एकदम सीरियसली होकर के बैठिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए ताकि आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए। सुनने से बहुत कुछ समझ में नहीं आने वाला है, लिखने से आपको आएगा। चीनी में एक कहावत है कि 100 बार पढ़ना 1 बार लिखने के बराबर होता है, यानी किसी चीज़ को आप 100 बार पढ़ रहे हो, उसको अगर आप 1 बार लिख लेते हो तो हम कहते हैं वो परफेक्ट हो जाता है। या हम कहेंगे कि अगर 100 बार आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, 1 बार उसका प्रैक्टिकल कर लेते हो, प्रयोग कर लेते हो, वो है ना, तो 100 बार
लिखने से अच्छा एक बार क्या होता है, प्रयोग करना होता है, प्रैक्टिकल करना होता है। तो कुल मिलाकर के मैं एक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि भाई आप लिखने की कोशिश करिए, आपकी केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। डेली पढ़िए, अगर आपको दिक्कत है कहीं तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन लिख लिख कर पढ़िए। शुरुआत नहीं हो पा रही है तो लिख लिख कर पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, तो आज का लेक्चर बस इतना ही। आपको अगर लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है, और आपको कुछ हेल्प मिला होगा तो आप ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल।